Hello everyone, I am Abhilasha Dixit, School of Studies, Jivaji University, ग्वालियर। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इलास्टिसिटी क्या होती है? जैसा कि शब्द कहता है इलास्टिसिटी, हम सब जानते हैं इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जो चीज जितनी ज्यादा लचीली होती है हम कहते हैं ये उतना ही ज्यादा इलास्टिक है। सिमिलरली जब हम डिमांड इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो जब किसी भी वस्तु की जो मांग है वो ज्यादा लचीली है तो हम कहते हैं वो ज्यादा इलास्टिक है। तो जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या कहता है कि मांग का लचीलापन जानना डिमांड इलास्टिसिटी कहलाता है। कंसेप्ट आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर पढ़ेंगे टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड क्या बताता है? डिमांड हमारे प्राइस और कितनी हमको जरूरत है, कितनी मांग है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिमांड इलास्टिसिटी की, तो जो भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हमारे वस्तु की मांग को बढ़ाने या घटाने में मदद या सहयोग करते हैं या निर्धारित करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे डिमांड इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो डिमांड इलास्टिसिटी किस पर निर्भर करती है? इनकम पर। वो हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। जब हम प्राइस पे लचीलापन नाप रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। और पूरा टोटल हम क्या कहते हैं उसको? डिमांड इलास्टिसिटी। जब भी किसी भी वस्तु की मांग उसके प्राइस से बढ़ती या घटती है तो उसमें कितनी रिस्पॉन्स है इसका। प्राइस कम करने पर, थोड़ा सा प्राइस करने पर मांग ज्यादा बढ़ रही है या ज्यादा प्राइस कम करने पर भी मांग नहीं बढ़ रही है, यह मांग का लचीलापन बताने में मदद करता है। जैसा कि ये लास्ट लाइन आपको, जैसे मैंने डिमांड में बताया था कुछ 3 चीजें, वही सेम तरीका है इलास्टिसिटी में कि आप किस तरह से इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। मतलब कितना रिस्पॉन्स है। सिंपल सा कंसेप्ट है डिमांड इलास्टिसिटी का कि कितना रिस्पॉन्स आता है आपकी मांग का। आपकी मांग बढ़ती है या घटती है, वो किस रिस्पॉन्स है, किसके सापेक्ष रिस्पॉन्स है? वो रिस्पॉन्स है हमारा प्राइस के सापेक्ष। प्राइस के बढ़ने या घटने से वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, वह डिमांड इलास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, जब हम मांग का परिवर्तन या मांग में कितना अंतर हो रहा है वो किसके सापेक्ष मेजर कर रहे हैं? कीमत के, प्राइस के सापेक्ष जब हम लेते हैं तो क्या कहलाती है हमारी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम वही इनकम के सापेक्ष लेते हैं, हमारी आय बढ़ने या घटने से वस्तु की मांग पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी, हमने जब बात करी थी रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री क्या, जो एक दूसरे का की जगह पर आप दूसरी वस्तु को हम यूज कर सकते हैं, वो हमारे सप्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। एक की जगह पर दूसरा हम ले सकते हैं, तो हम क्या, बैठने के लिए क्या ले सकते हैं? हम सोफा भी यूज कर सकते हैं, चेयर भी यूज कर सकते हैं, काउच भी यूज कर सकते हैं, बीन बैग भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब सब्स्टिट्यूट कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ क्लोज नहीं होते हैं सब्स्टिट्यूट, उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। वैसे ही
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कार और पेट्रोल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पेन और इंक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक होगा तो आपको दूसरा खरीदना ही पड़ेगा, फोन है तो आपको उसके एक्सेसरीज वो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब रिलेटेड गुड्स हैं वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब एक की जरूरत है तो दूसरा भी चाहिए ही चाहिए। तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से दूसरे वस्तु की मांग पर जो परिवर्तन आता है वो क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाती है। ये मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में भी यहाँ बताया हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, जब आप ये देखेंगे कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब एक वस्तु के प्राइस घटने या बढ़ने से, किसी भी वस्तु के प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से उसकी क्वांटिटी की डिमांड में जो भी अंतर आया है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इनकम के लिए, जब इनकम के बढ़ने या घटने से कंज्यूमर की जो दूसरे कमोडिटीज की मांग में क्या फर्क पड़ता है वह इनकम इलास्टिसिटी कहलाती है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, जब किसी दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से अन्य वस्तु की मांग पर फर्क पड़ता है वह क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाती है। ये देखिए मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है। ये मैंने सबसे पहले बताया आपको क्रॉस इलास्टिसिटी में डिमांड हम कैसे मेजर करते हैं, डिमांड क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं डिमांड की किसी भी कमोडिटी की। दो एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, ये है वीक सब्स्टिट्यूट, चाय और कॉफी। इनको हमने वीक सब्स्टिट्यूट माना है क्योंकि चाय और कॉफी, ज्यादातर जो लोग चाय पीते हैं वो कॉफी और उनमें रेट में भी फर्क होता है और इतना क्लोजली वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, उसकी जगह पर दूसरे को नहीं रिप्लेस कर पाते, तो हम उसको क्या कहते हैं, वीक सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है, जो एक दूसरे को तुरंत रिप्लेस करते हैं वो कहलाते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहां पर हमने चाय और कॉफी की बात की थी। अगर कॉफी का दाम 200 रुपये, ये चाय का दाम हमारे 1 रुपए 20 पैसे से बढ़कर के 1.5 रुपए हो गया है, इतना बढ़ गया है हमारे चाय का दाम, तो उसके दाम बढ़ने से कॉफी की डिमांड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, कम है मगर अंतर पड़ रहा है और उसका ग्राफ हमेशा, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनका ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ग्राफ हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसका ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इनका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है। क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ये देखिए कॉफी ऑफ प्राइस ऑफ कोस्टा कॉफी और स्टारबक्स कॉफी, ये दोनों जगह एक दूसरे को, दोनों तरह की कॉफी हमारे क्या है, एक दूसरे को क्लोज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर एक का दाम बढ़ा हमारा इतना 40 से 70 बढ़ा और दूसरे की डिमांड में कितना फर्क पड़ गया, 200 से डायरेक्टली 90 का फर्क पड़ गया है। तो ये क्या है, हमारी क्लोज सब्स्टिट्यूट है और ये जो एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप देख सकते हैं वीक कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये क्या, चाय और दूध। प्राइस हमने लिया है चाय का और दूध लिया है क्वांटिटी मिल्क की, कि चाय का दाम बढ़ेगा तो दूध की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। जब चाय की कीमत ज्यादा भी बढ़ी है तो भी दूध की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। सिमिलरली जब हमने स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स लिए हैं, प्राइस ऑफ एंड्रॉइड फोन्स एंड क्वांटिटी ऑफ एंड्रॉइड एप्स, तो क्या है, अगर प्राइस बढ़ रहा है उसी के सापेक्ष हमारी उसकी डिमांड घट रही है या बढ़ रही है। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड घटी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ी। वो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, ये निगेटिवली रिलेटेड होते हैं। ये थी क्रॉस इलास्टिसिटी की बात। जब हमने एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से दूसरे वस्तु की
मांग पर जो फर्क पड़ता है, जो परिवर्तन या अंतर आता है, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। दो तरह की क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सप्लीमेंट्री गुड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स क्या है? पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, दोनों का जब एक की प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की मांग बढ़ेगी। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? जब एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की मांग घटी, निगेटिवली रिलेटेड होते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, आप याद रखिएगा, इनको नोट्स बना लीजिएगा इसके लिए। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है? जो हम रिस्पॉन्सिवनेस जब हम बोलते हैं, परिवर्तन, अंतर, तो वो हम कैसे मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं उनके डिग्री के फॉर्म में। ये हमारे सारे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कितना हम मेजर करते हैं, कितनी मैक्सिमम हमारी इलास्टिसिटी हो सकती है, किसी भी वस्तु की डिमांड इलास्टिसिटी कितनी हो सकती है, और कितनी सबसे कम हो सकती है डिमांड इलास्टिसिटी, उसका रेंज डिफाइन किया है। तो आप देखेंगे हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इंफिनिटी तक है या फिर कम है, सबसे 0 है। जो प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक होते हैं, इसका ईपी क्या होता है? 0 होता है। सबसे कम इलास्टिक मतलब नहीं होती है इनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी। तो ये कुछ नाम है, इनको मैं अभी डिटेल में आपको समझाती हूँ। इनफाइनाइट और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, वेरी इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, लेस और रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इलास्टिक डिमांड से, जो कि थोड़े से लचीले हैं, जिनमें थोड़ा फर्क पड़ता है, मतलब इलास्टिक हैं ये। इलास्टिक क्या है? जिसको हम कहते हैं ना, जिनमें लचीलापन थोड़ा सा ज्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्यादा इलास्टिक है। पहला ये जो ग्राफ है ये क्या है? ज्यादा इलास्टिक है। प्राइस जो हमारी इलास्टिसिटी या डिमांड इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा है। कैसे आप देखेंगे? EP is greater than 1, जब एक से ज्यादा है, क्योंकि अगर आप पीछे वाला स्लाइड देखें तो ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक 1। जब प्राइस इलास्टिसिटी हमारी एक से ज्यादा है तो हम क्या कह रहे हैं? ये ज्यादा इलास्टिक है। जब प्राइस इलास्टिसिटी एक से कम है तो हम कहते हैं ये यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब रिलेटिवली कम इलास्टिक है। चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी में यहां पर आप ग्राफ देखेंगे, ये प्राइस जितना गति से बढ़ रहा है, प्राइस कम बढ़ रहा है मगर डिमांड में अंतर ज्यादा आ रहा है। जब थोड़ी सी कीमत घटाने से आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिवली मोर इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस मोर इलास्टिक, जो भी आप बोल सकते हैं उसके लिए, ज्यादा इलास्टिक आप कह सकते हैं इसको, ज्यादा इलास्टिक है ये, वो कहलाता है हमारा रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्या है? रिलेटिवली लेस इलास्टिक। इलास्टिक मतलब हमने बता दिया आपको, जो कितना कम हो रहा है उसके सापेक्ष जो भी परिवर्तन है वो कम है। इसमें क्या है? प्राइस बढ़ा ज्यादा और डिमांड में अंतर आया कम। इसमें क्या था? आप अंतर दोनों का ऑब्जर्व करिए। ये क्या है? ज्यादा स्टीप है ग्राफ, इसका क्या है? ज्यादा स्लैंट ग्राफ है, मतलब डिमांड की तरफ ज्यादा है और प्राइस की तरफ कम है। इसमें आप देखेंगे प्राइस की तरफ ज्यादा है और डिमांड की तरफ कम है, मतलब प्राइस ज्यादा बढ़ा या घटा, कम अंतर किस पे पड़ा? डिमांड पे। डिमांड कम बढ़ी या घटी, इस पे क्या है? प्राइस ज्यादा बढ़ा या घटा, और डिमांड मतलब प्राइस थोड़ा बढ़ा है और डिमांड ज्यादा कम हो गई है। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस घटा तो डिमांड ज्यादा। ये यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जैसा कि नाम कह रहा है, एक थोड़ा सा आपने अगर 2 रुपए बढ़ाए हैं तो उसकी डिमांड भी 2 यूनिट बढ़ जाएगी। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही आपके, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। तो इसका ईपी क्या है? 1, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। हम पूरी बात किसकी कर रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी की। ये प्राइस इलास्टिसिटी इसकी कितनी है? यूनिटरी इलास्टिक में 1। परफेक्टली इलास्टिक, जब हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं तो ये क्या?
जब हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं तो ये क्या है, इनफाइनाइट, पूरी तरह से इलास्टिक है ये। जितना भी आप प्राइस देखें, प्राइस हमारा एक पॉइंट पर फिक्स है और डिमांड बढ़ती जा रही है। प्राइस के अंतर से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड एक जगह और प्राइस बढ़ता जाता है। ये मोनोपोली वाली सिचुएशन है, जब प्राइस आप कितना भी बढ़ा सकते हैं मगर डिमांड जो है वो फ्लेक्सिबल वो उतनी रहती है, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता, इसका इलास्टिसिटी जीरो होता है। ये मोनोपोली का केस होता है, जब लोग अपने एक ही हम बनाने वाले हैं उस प्रोडक्ट को, तो हम अपना दाम बढ़ाते जाते हैं, खरीदने वाले तो खरीदेंगे ही, वो हमारा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पर क्या है, डिमांड फिक्स है इसमें, इन इलास्टिक में, परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस फिक्स है। ये हमारा परफेक्ट मार्केट का केस होता है और ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक का केस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड क्या है, जब हम रेवेन्यू को हमने आउटपुट के फॉर्म में माना है, आउटपुट इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करिए, जब हम किसी एक निश्चित बिंदु पर अपनी परिवर्तन मांग का, कमोडिटी की मांग मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी कहलाता है। और आर्क इलास्टिसिटी, जब हम ग्राफ के पूरे किसी हिस्से को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, वो आर्क इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसा कि इसकी परिभाषा क्या कहती है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. However, if price changes is somewhat of a larger magnitude, then geometrical method may give misleading estimate. मतलब जब ज्यादा फर्क पड़ता है तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी को यूज नहीं कर सकते हैं। पहला वाला मेथड हमारा मार्शल ने दिया था, उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, आउटले मेथड उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड दिया गया, उसका भी क्रिटिसिज्म आया कि अगर ज्यादा परिवर्तन है तो हम एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो मेजर करेंगे वो हमें करेक्ट मार्केट एस्टिमेशन नहीं देगी, इसलिए हम आर्क इलास्टिसिटी को ऑप्ट करते हैं, जिसमें दो आपको डिमांड दी जाती है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई P1 माइनस P2, वो करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पॉइंट इलास्टिसिटी, सॉरी आर्क इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिटरमाइन द आउटपुट लेवल। जब भी हम महत्व की बात करते हैं, हमारा कोई भी विषय है तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको पता है कि उसमें कितना लोच है, कितना लचीली है उसकी डिमांड, प्राइस का उसकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, मांग पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानने के लिए हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी से हम क्या मेजर करते हैं, आउटपुट लेवल। इससे और क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइस कितना आपको रखना चाहिए, प्राइस बढ़ाना है या घटाना है, वो मेजर कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट, जैसा मैंने इन इलास्टिक के केस में बताया था या रिलेटिवली लेस इलास्टिक के केस में, जब कीमत बढ़ रही है और जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हमको लेनी ही लेनी है, उन केस में लोग क्या करते हैं, प्राइस अपना बढ़ाते जाते हैं। वो क्या होता है, अगर पता है मैन्युफैक्चरर को कि प्राइस इलास्टिसिटी कम है तो वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ाता जाएगा और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये कब का केस है, जब हमारे कंज्यूमर्स ज्यादा होते हैं और मैन्युफैक्चरर कम होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके केस में क्या है, जब हमारे प्राइस कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, मटेरियल क्या लगा रहे हैं हम, किसका कितना हमें प्रपोर्शन रखें जो हमारा प्राइस कंट्रोल हो जाए और डिमांड बढ़ती जाए, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, क्या मेजर करते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
और इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स हमने यहाँ जॉइंट प्रोडक्ट किन्हें कहते हैं, जो हम रिलेटेड गुड्स जिन्हें कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में, वो हम कैसे जान सकते हैं, उनका प्राइस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर हमको उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पता है तो हम उनका प्राइस निर्धारित कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब गवर्नमेंट को पता है कि इनका प्राइस जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कम है, कंज्यूमर ज्यादा है, ये प्राइस बढ़ाते ही जाएंगे, तो उन कमोडिटीज को क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है, जिससे कि उनका प्राइस जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाया जा सके। और जो हमारा आखिरी इसका महत्व है वो क्या है, हेल्पफुल इन अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब जब जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो किन चीजों के लिए देती है, जो ज्यादा इलास्टिक है। थोड़ा सा अगर उन कमोडिटीज का प्राइस कम कर देंगे तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीजों के लिए जो रिलेटिवली मोर इलास्टिक है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जिससे सारे कंज्यूमर उन चीजों का यूज कर सकें। तो ये मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी के बारे में। 3 तरह की इलास्टिसिटी हमने बताई, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। उनके मेजरमेंट के तरीके बताए, उनकी इंपॉर्टेंस बताई। दिस वाज, ये सारा किसके बारे में था, हमारे मांग के बारे में, किसी भी वस्तु का आप प्राइस कैसे निर्धारित कर सकते हैं या मांग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।